Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Hafiz Abdul Mannan. I will be responsible for your study as far as chemistry concerned. तो बेटा सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है मैटर की। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कि सर डिफाइन मैटर। सर मैटर क्या होता है? बेटा हम कहते हैं हर वो चीज़ जिसका मास भी हो और जो जगह को भी कवर करे उसे हम मैटर का नाम देते हैं। यानी कि एनीथिंग विच हैज़ डेफिनेट मास, anything which has definite mass and occupy space। हर वो चीज जिसका मास भी हो और वो जगह भी घेरती हो हम उसे मैटर का नाम देते हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्लासरूम के अंदर चेयर हैं, टेबल हैं, बेंच हैं, डोर्स, विंडोज, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारे पास मैटर हैं। लेकिन अगर हम लाइट की तरफ बात करें तो लाइट हमारे पास वेव है, क्योंकि इसका वेट नहीं है, मैस नहीं है और ये जगह को कवर नहीं कर रही। हमारे पास बेटा जितने भी ग्रीक फिलासफर हैं उनके मुताबिक अगर हम हिस्ट्री को कंसल्ट करें तो उनके मुताबिक जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम मैटर कहते हैं। तो हम इसके अंदर यूं भी लिख सकते हैं कि सर मैटर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि सर मैटर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ये हमारी डेफिनेशन मुकम्मल हुई कि सर मैटर क्या होता है? हर वो चीज जिसका मास भी हो और जो जगह को भी कवर करे। और सर ये किन चीजों पे मुश्तमिल होती है? वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये एटम से मिलके बनती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? तो बेटा एटम को जानने के लिए हमें हिस्ट्री को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर अबाउट एन एटम। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा बेटा, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर what was the concept of Greek philosopher about an atom। बेटा हमारे पास जितने भी ग्रीक फिलासफर हैं इनके मुताबिक मैटर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। उनका यह मानना था कि आप मैटर को डिवाइड करते जाएं इवन कि वो एक ऐसे छोटे पार्टिकल पे पहुंचेगा जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। वो पार्टिकल जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? एटम। हम इसकी एग्जांपल यूं ले लेते हैं कि सर अगर हमारे पास कैबिज हो, बंद गोभी हो, आप उसकी परतें उतारते जाएं। अगर आप परतें उतारते जाएंगे उसका साइज छोटा होता जाएगा इवन कि आप एक ऐसे बेसिक यूनिट पे पहुंचेंगे जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकेंगे। उस मजीद इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या नाम दे देंगे हम लोग? एटम। तो डेफिनेशन के बाद हम आंसर यूं लिख लेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर Greek philosopher, matter could be divided could be
divided into smaller and smaller particle। सर कब तक छोटा करते जाएंगे? To reach a basic unit। सर जब तक आप बुनियादी यूनिट पे नहीं पहुंच जाते, सर वो बुनियादी यूनिट क्या होगा? विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। तो सर उस वक्त के जो ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने इस इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम। तो सर अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलासफर मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। सर कब तक? टू रीच अ बेसिक यूनिट। यहां पे बेटा मिस हो गया, टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो यहां पे आ जाएगा कोमा, डेमोक्रिट्स कॉल्ड these particle atom। डेमोक्रिट्स कॉल्ड दिस पार्टिकल एटम। तो उस वक्त के जो ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने इस पार्टिकल को, जिसे मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्या नाम दे दिया बेटा? एटम का नाम दे दिया। अब ये जो लफ्ज एटम है इसे बेटा ग्रीक वर्ड एटोमोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब भी क्या है? इनडिविजिबल। यानी कि द वर्ड एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस। सर इसका मतलब क्या होता है? इसे आप यहां पे हाईलाइट कर लेंगे, जब आप पेपर में लिखेंगे तो बेटा इसे मार्कर से लिखेंगे। तो सर द वर्ड एटम वाज डिराइव्ड, the word atom was derived from Greek word atomos, means indivisible। तो ये बेटा लफ्ज एटोमोस से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब ही क्या है? जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीक फिलासफर का, इसे इस दौर में रिजेक्ट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आइडिया था, ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं था, बल्कि ये एक आइडिया था, एक फिलॉसफी थी, एक थ्योरी थी। तो हम यूं कह सकते हैं कि दिस आइडिया वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट or have no experimental evidence। सर किसी भी किस्म का कोई तजर्बाती काम नहीं था, बल्कि ये एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट थी, एक फिलॉसफी थी। तो यहां तक बेटा आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलासफर अबाउट एन एटम। तो हमने कहा कि ग्रीक फिलासफर का ये कहना था कि आप मैटर को डिवाइड करते जाएं, इवन कि आप एक ऐसे छोटे पार्टिकल पे पहुंचेंगे जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। वो पार्टिकल मैटर का एंड जिससे आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। लेकिन बेटा हमने आज के दौर में इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसका किसी भी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं थी, ये सिर्फ एक आइडिया था। ठीक है जी। फिर बेटा 17th सेंचुरी में एटम के ऊपर काम हुआ। तो 70 यहां तक बेटा आपका क्वेश्चन मुकम्मल है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से है, यानी कि नई चीज आपके पास आ जाएगी कि सर 17th सेंचुरी में जो काम हुआ, इन 17th सेंचुरी दो काम हुए बेटा एटम के मुतल्लिक। पहला ये था कि जो रिसर्च 17th सेंचुरी में की गई उसमें देखा गया कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड थे उनमें सिर्फ और सिर्फ चंद एक एलिमेंट थे
जो मुख्तलिफ कंपोजिशन में आपस में मिलते हैं और वो कंपाउंड बनाते रहते हैं। यानी कि कुछ एलिमेंट हैं जो कंपोजिशन चेंज करते हैं तो कंपाउंड क्या हो जाता था, चेंज। यानी कि सर इन 17th सेंचुरी क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड वाज डन। यानी कि क्वांटिटेटिवली कंपाउंड की कंपोजिशन को स्टडी किया गया और ऑब्जर्व किया गया। यहां पे हम इसे लिख भी देते हैं कि सर क्वांटिटेटिव स्टडी फ्रॉम quantitative study of composition of compound showed that only few elements form different कंपाउंड्स। सर चंद एक एलिमेंट हैं जो मिलके मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बना रहे हैं। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी जब क्वांटिटेटिवली कंपाउंड की कंपोजिशन को स्टडी किया गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उस दौर में की गई वो ये थी कि सर ये एटम किस तरह आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और फिर किस तरह कंपाउंड को आप तोड़ के दोबारा एटमों में तब्दील कर सकते हो। यानी कि हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सर एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड। और सर वो क्या बनाते हैं जी, कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरी चीज जो ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि हाउ कंपाउंड कुड बी डिवाइडेड, हाउ कंपाउंड डीकंपोज इनटू इट्स एलिमेंट। नंबर 3 हाउ केमिकल कंपाउंड्स decompose into its constituent। तो 17th सेंचुरी में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहली थी हमारी ऑब्जर्वेशन कि सर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ही एलिमेंट हैं जो अपनी कंपोजिशन को चेंज करते रहते हैं और कंपाउंड बनाते रहते हैं। मसलन वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, एटॉमिक रेशो क्या है 2/1, लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में रेशो क्या है 1/1। तो सर कंपोजिशन चेंज हुई तो कंपाउंड भी क्या हो गया, चेंज। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सर हाउ एटम्स, यानी कि आपके पास दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि सर हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कंपाउंड। सर एटम्स किस तरह आपस में मिलकर कंपाउंड को बनाते हैं, एंड हाउ केमिकल कंपाउंड डीकंपोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट, और आप किस तरह किसी कंपाउंड को उसी के एलिमेंट में दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। ये 17th सेंचुरी का वर्क है। ये सिर्फ आपके लिए बेटा एक जनरल नॉलेज है या एमसीक्यूज के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इन 1808 एक साइंसदान गुजरा, जॉन डाल्टन। वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। यानी कि सर इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर, नाम क्या था बेटा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम की बुनियाद पे 2 कवानीन अखज किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, नंबर 2 लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम यूं लिख सकते हैं कि सर इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर, नाम क्या था बेटा, जॉन डाल्टन, proposed law of definite proportion and law of
कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो बेटा इसने दो कवानीन पेश किए, किसकी बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ एटम। एटम की बुनियाद पे दो कवानीन पेश किए। कौन कौन से? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है और नंबर 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है। तो बेटा मैं यहां से रेज कर देता हूं ताकि हम लोग इन लॉज को डिफाइन कर सकें। देखिए सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से मुराद ये है कि बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन में अगर 10 एटम पार्टिसिपेट करते हैं तो 10 एटम ही प्रोडक्ट के होंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसे बेटा यहां पे यूं डिफाइन करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सर ये क्या है? मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। सर ना तो आप मैस को या मैटर को बना सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर कोई समझ नहीं आ रही, क्या मतलब है स्टेटमेंट का? बेटा इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल है, अगर आप लकड़ी ले लेते हो 10 ग्राम, आप उसे जलाओ, उसका जो हमारे पास हीट पैदा होगी, उसके बाद जो पीछे ऐश बचेगी और साथ ही जो हमारे पास स्मोक यानी कि धुआं बनेगा, अगर आप इन तीनों चीजों का मास इकट्ठा कर लें तो वो मास उस लकड़ी के मास के बराबर होगा जिसे आपने बर्न किया था। यानी कि हम ना तो कोई मैटर क्रिएट कर रहे हैं और ना ही मैटर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर सर क्या होता है? हम मैटर को एक फेज से दूसरी फेज में सिर्फ तब्दील करते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ गई? मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट can be changed from one phase to an other phase। सर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में सिर्फ तब्दील करते हैं, मैटर को जनरेट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो हम इसकी एग्जांपल या दूसरी डेफिनेशन कह लो कि यूं लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास जितने पार्टिकल रिएक्ट करेंगे, जितना मास रिएक्ट करेगा, उतना ही मास प्रोडक्ट में बनेगा, ना वो ज्यादा होगा ना वो कम होगा। तो ये हमारे पास बेटा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब सर ये क्या है? देखिए बेटा इसका मतलब ये है सिंपल सा कि अगर हम पानी लें, खा उस वाटर को हम लोग लैब में तैयार करें या वो बारिश का पानी हो या वो किसी तालाब से लिया गया हो, किसी जोहर से लिया गया हो, खा उसे समुद्र से हासिल किया गया, अगर वो पानी है तो उसका फार्मूला हमेशा क्या होगा? H2O। और उसके पार्टिकल के दरमियान जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे खुद जनरेट किया है, लैब के अंदर सेंथिसाइज किया है, या उसे किसी और सोर्स से, यानी कि वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल है, अगर आप वाटर कहीं से भी ले लें,
तो सर यहां पे रेशो क्या होगी, एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1.008 होता है। हम इसे मजीद जो है होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, चले 1 लिख लेते हैं। 2 एटम का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। इसे सिंपलेस्ट रेशो में ले जाए तो सर याद आएगा 1/8। तो सर आप वाटर कहीं से भी ले लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान जो मास की रेशो होगी वो हमेशा 1/8 होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास बेटा क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम यूं कह सकते हैं कि सर अ प्योर केमिकल कंपाउंड, a pure chemical compound contain same element with fixed ratio, combine in a फिक्स्ड रेशो। सर किस लिहाज से रेशो, बाई वेट। सर अगर आप उनकी वेट के लिहाज से रेशो लोगे, वो रेशो कभी भी तब्दील नहीं होगी। ठीक है जी, आप उसे लैब में सिंथेसाइज कर लें, आप उसे किसी और सोर्स से तैयार कर लें, आप बारिश का पानी ले लें, सर उनमें जो एटॉमिक रेशो होगी बाई वेट वो कभी भी तब्दील नहीं होगी। यानी कि सर द एटॉमिक रेशो बाय वेट, एटॉमिक रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर बाय वेट इज ऑलवेज 1/8। तो सर आपके पास जो एटॉमिक रेशो होगी वाटर में मौजूद एटम्स के दरमियान, किसके लिहाज से, वेट के लिहाज से, वो कभी भी तब्दील नहीं होगी। वो हमेशा आपके पास कितनी रहेगी, 1/8 रहेगी। ये हमारे पास बेटा दोनों कवानीन है। नेक्स्ट बेटा जॉन डाल्टन की जो मजीद तहकीक है, इसने इन पॉस्टुलेट्स की बुनियाद पे, सॉरी टू से, इन लॉज की बुनियाद पे, एटम की बुनियाद पे एटॉमिक थ्योरी पेश कर दी थी, जिसे हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं। तो हम वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सर व्हाट वाज जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, व्हाट वाज जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सर जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी बेटा, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 3 पॉस्टुलेट्स पे मुश्तमिल थी। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं, दिस थ्योरी वाज consist of 3 postulates। सर इसके टोटल 3 postulates थे। नंबर 1 गिवन बिलो, ये हम नीचे लिख देते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कि सर जो एटम है वो इनडिविजिबल है, आप उसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहला पॉस्टुलेट क्या हो गया, एटम इज इनडिविजिबल। सर आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बेटा आज के दौर में अगर इस पॉस्टुलेट को स्टडी किया जाए तो ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास सर विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज को जब स्टडी किया तो जे थॉमसन ने और स्टोनी ने उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन एटम के पार्टिकल हैं, तो सर हमने एटम को तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। गोल्डस्टाइन ने एटम में से प्रोटॉन को डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने एटम में से न्यूक्लियस को सेपरेट किया। यानी कि सर हमने एटम को डिवाइड करके इसमें मौजूद पार्टिकल्स को भी स्टडी कर लिया है, तो लिहाजा हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। लिहाजा इस पॉस्टुलेट को आज के दौर में रिजेक्ट कर दिया गया। अब दूसरा पॉस्टुलेट क्या है
दूसरा पॉस्टुलेट ये है कि सर all the atoms of same element are alike. Alike mean identical या सेम। उसका ये मानना था कि आप कोई भी एलिमेंट लो, उसमें मौजूद जो एटम होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका ये कहना था कि सर अगर हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है तो इसमें मौजूद तमाम एटम के पार्टिकल जो होंगे, जो कार्बन के पार्टिकल होंगे वो सेम होंगे। लेकिन बेटा इसे भी आज के दौर में रिजेक्ट कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जब हम कार्बन को डिवाइड करते हैं तो हमें इसके एटम यानी कि छोटे पार्टिकल मिलते हैं। उन पार्टिकल को स्टडी किया गया तो सर कार्बन का एक पार्टिकल मिला कार्बन 12, फिर कार्बन का नेक्स्ट पार्टिकल मिला कार्बन 13 और फिर वेरी नेक्स्ट पार्टिकल कार्बन 14। तो सर एलिमेंट के अंदर तमाम पार्टिकल एक जैसे नहीं है, यानी कि एलिमेंट के अंदर आइसोटोप्स मौजूद होते हैं जिनका मास एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन उसने क्या कहा था, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है, हमारे पास एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। लिहाजा इस पॉस्टुलेट्स को भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तीसरा पॉस्टुलेट जो इस दौर में भी हम मानते हैं और बिल्कुल वो ठीक है, वो ये था कि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, आपके पास मैटर हो, तो डिफरेंट एटम्स आपस में मिलेंगे और कंपाउंड बनाएंगे। उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट, जो जो एटम जुड़े होंगे वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज के लिहाज से टोटली डिफरेंट होंगे। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं कि सर अ कंपाउंड या फिर आप इसे मैटर भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों में फर्क नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सर अ मैटर या फिर अ कंपाउंड consist of different atoms having different chemical properties। सर हमारे पास वाटर है, ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के। लिहाजा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। तो ये मेन पॉस्टुलेट है हमारे पास जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो बेटा हमें ये क्वेश्चन भी आता होता है कि व्हाट इज द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे पास ये इसका मेन पॉस्टुलेट है, तो फिर आपने सिर्फ यही राइट करना है। ये दोनों चूंकि इस दौर में रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। आप फिर सिर्फ इसी लिखेंगे कि सर अ कंपाउंड या फिर अ मैटर consist of different atoms having different chemical properties। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जी यहां तक आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास नया क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एन एटम। कि सर इस दौर में, जदीद दौर में हम लोग एटम किसे कहते हैं। तो बेटा हम यहां पे एटम को डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एटम हमारे पास किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है। सर कौन सा, कितना छोटा पार्टिकल, सर कौन सा छोटा पार्टिकल। हम कहते हैं ऐसा छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि हम पहले क्या लिखेंगे, डिफाइन एटम। ये मॉडर्न डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पे। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द smallest particle of an element। Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, in a chemical reaction। तो सर वो छोटे से छोटा जर्रा, सर कौन सा छोटे से छोटा जर्रा, मैंने कहा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। तो याद रखेगा ना तो कभी कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना मॉलिक्यूल, ना फार्मूला यूनिट। हमेशा
कोई भी चीज आप केमिकल रिएक्शन में ऐड करो, पहले वो एटम में तब्दील होगी, एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सर कितना छोटा, मैंने कहा इतना छोटा है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब बेटा एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और कुछ एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो कंबाइंड स्टेट में जुड़ के रहते हैं। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं इट में आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सर एटम आजाद रह भी सकता है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा एग्जिस्ट फ्रीली। सर अगर आप इन एटम्स को स्टडी करें तो ये अकेले आजाद रहते हैं, किसी के साथ जुड़ के नहीं रहते। while atoms of hydrogen, nitrogen, oxygen, ozone, phosphorus, sulfur etc. exist in a combined state। तो सर अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हमेशा दो एटम जुड़ के रहेंगे, अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो दो एटम आपस में जुड़ के रहेंगे, फास्फोरस के 4 एटम आपस में जुड़ के रहते हैं, अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, सल्फर के 8 एटम कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिंपल या आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की। लेकिन बेटा जब एटम्स को स्टडी किया गया मॉडर्न रिसर्चेस के मुताबिक तो मोर देन 100 पार्टिकल्स एटम के अंदर ऑब्जर्व किए गए। यानी कि हम यूं लिख सकते हैं कि सर मोर देन 100 पार्टिकल हैज बीन मोर देन 100 particles has been found in an atom। सर कौन कौन से? लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। तो बेटा ये इस तरह के बहुत से पार्टिकल हैं। ये जो आपके पास हाइप्रोन है, न्यूट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है एक्सेट्रा, तो बेटा ये पार्टिकल मैसलेस क्वांटिटीज हैं, यानी कि इनका वेटलेस है, इनका वेट ही नहीं आप यूं कह लें। ये हमारे पास, तो सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बेटा इन तीनों को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो सर बाकी क्या है? अगर इन तमाम को कहा जाए तो इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से? तो सर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सर हमारे पास इस तरह तकरीबन 100 से भी ज्यादा एटम के अंदर पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are considered as fundamental particles of an atom। तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो यहां तक आपका जो एटम का क्वेश्चन था कि सर एटम क्या होता है, तो इसे हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी,
और हमारे पास दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दो एमसीक्यूज हैं, जिनमें से बेटा हमारे पास पहला एमसीक्यूज क्या है कि सर जैकब बर्जीलियस ने एटॉमिक मैसेज डिस्कवर किए थे, यानी कि सर एटॉमिक मैसेज वाज कैलकुलेटेड बाय जैकब बर्जीलियस। तो सर ये हमारे पास एमसीक्यू है कि एटॉमिक मास किसने डिस्कवर किए थे, किसने कैलकुलेट किए थे, तो ये जैकब बर्जीलियस ने। और दूसरा एमसीक्यू ये है कि सर एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल यानी कि अलामतन ज़ाहिर करते हैं, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, तो वो जो सिस्टम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, वो किसने पेश किया था, बर्जीलियस ने। तो हम यूं कह सकते हैं द सिस्टम ही गेव a system of a symbol for element। तो सर एलिमेंट्स के लिए उसने सिंबल का सिस्टम जो है वो पेश किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने पेश की थी और एटॉमिक मैसेज किसने डिस्कवर किए थे। तो यहां तक बेटा ये आपका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का नाम है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पहला लेक्चर जो है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। तो इसमें बेटा अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अदारे को जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप वहां पे क्वेश्चन अपना राइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिटन फॉर्म में आपको उसका कंप्लीट सेटिस्फैक्टरीली आपको आंसर भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।